आपका स्वागत है मेरे चैनल अंकित क्लासेस में। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ फिर से हमारे क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 के पार्ट 3 में, जो कि हमारा लास्ट पार्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों बेसिकली हम इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं हमारे तीनों सेक्टर के अलावा जो बाकी के दो सेक्टर्स हैं, जो और भी दो सेक्टर्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनका नाम है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो हमारा लास्ट टॉपिक वो होगा हमारा कि ये जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है इसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए। ठीक है, चीज समझ में आई आपको? तो दोस्तों सबसे पहले हम एक रिकैप कर लेते हैं कि हमने नेक्स्ट वीडियो में, हमारे पिछली वीडियो में क्या, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो आओ रिकैप करते हैं। तो दोस्तों हमने प्रीवियस वीडियो में, हमारी जो पिछली वीडियो थी उस वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि मतलब हमारे जो तीनों सेक्टर्स के बीच का कंपैरिजन पढ़ा था, जीडीपी क्या होती है वो हमने ये पढ़ा था। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि 19वीं सेंचुरी से टिल 2020 तक अभी तक क्या क्या चेंजेस आए हैं इन तीनों सेक्टर्स में। बेसिकली हमने यही पढ़ा था पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं इस हमारी नेक्स्ट वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट के। ठीक है, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। शुरुआत करते हैं इन दोनों सेक्टर्स के मीनिंग से, और ये दोनों सेक्टर है क्या, इनके बीच का कंपैरिजन क्या है, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। शुरू करते हैं। तो दोस्तों अनऑर्गेनाइज्ड, सबसे पहले पढ़ते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है। ऑर्गेनाइज्ड नाम से ही पता चल रहा है, ऑर्गेनाइज्ड मतलब व्यवस्थित। ठीक है, मतलब होता है इस नाम का व्यवस्थित ढंग से। ठीक है, मतलब एक सेक्टर, एक क्षेत्र जो कि व्यवस्थित है पूरा अच्छी तरीके से। जैसा कि इसमें एक देखो, ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब वो सेक्टर होते हैं जो कि गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, गवर्नमेंट का इसके ऊपर पूरा अधिकार होता है। ठीक है, गवर्नमेंट इसको पूरे अच्छी तरीके से सुपरवाइज करती है, देखती है, इसकी पूरी निगरानी रखती है। ठीक है, और गवर्नमेंट ही हमारी इसके ऊपर जितनी भी सैलरीज होती है, जितनी भी एक्सटर्नल जो चीजें प्रोवाइड करनी होती है, इसमें काम करने वाले, क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को, वो भी गवर्नमेंट ही चलाती है, देखती है। ठीक है, चीज समझ में आई? तो दोस्तों जो हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर्स होती है, बेसिकली अगर मैं सिंपल सरल भाषा में कहूं तो उसको मतलब होता है 9 to 5 की जॉब। ठीक है, 9 to 5 की जॉब। ठीक है, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। मतलब सुबह 9 बजे काम पे जाना, उसके बाद शाम के 5 बजे घर आ जाना। ठीक है, बेसिकली ये जो नौकरी होती है, अगर मैं गवर्नमेंट जॉब का एक एग्जांपल लूं तो गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, हम सुबह जाते हैं 9 बजे, 5 बजे घर आ जाते हैं। घर आने के बाद जितना भी मतलब जितनी भी फैसिलिटीज होती है वो कौन प्रोवाइड करते हैं, हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, गवर्नमेंट ही हमें पेंशन देती है, गवर्नमेंट ही हमारे हेल्थ इंश्योरेंस, हमारी लाइफ इंश्योरेंस, जितनी भी इंश्योरेंस होती है वो गवर्नमेंट चलाती है हमारे। ठीक है, गवर्नमेंट चाहे तो हमें फ्लैट प्रोवाइड करती है। ठीक है, कुछ जॉब्स में ऐसा होता है कि फ्लैट प्रोवाइड किए जाते हैं, कुछ जॉब्स में गाड़ियां प्रोवाइड की जाती है। जितनी भी पब्लिक फैसिलिटीज होती है वो सारी प्रोवाइड की जाती है ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में। तो दोस्तों आपके माइंड में आ ही चुका होगा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर होता क्या है। ठीक है, अगर आ चुका है तो ठीक है, अगर नहीं आया तो दोबारा से स्किप करके आप पीछे बैक जाके देख सकते हो इसको। ठीक है, या फिर एक और बार अच्छी तरीके से समझाता हूं मैं। तो दोस्तों बेसिकली ऑर्गेनाइज सेक्टर यही होता है कि जो मतलब जिसे गवर्नमेंट अच्छी तरीके से चलाती है। ठीक है, जिसमें हम एक अच्छी इज्जत भरी नौकरी जीते हैं। ठीक है, नौकरी करते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं एक 9 to 5 जॉब इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता होगा, नाम से ही पता चला अनऑर्गेनाइज्ड। अन का मतलब क्या होगा, उल्टा। इसका उल्टा ऑर्गेनाइज सेक्टर का बिल्कुल उल्टा। ऑर्गेनाइज सेक्टर का, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर होता है जो मतलब गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता, गवर्नमेंट इसको नहीं चलाती। गवर्नमेंट मतलब उसके ऊपर जितना भी पैसा वैसा जितना भी खर्च करना होता है, जितनी पब्लिक फैसिलिटीज होती है, उन सबसे ये सेक्टर वाले लोग वंचित रहते हैं, दूर रहते हैं, उनसे उन्हें मिलती ही नहीं है वो सेक्टर्स। ठीक है, उन्हें वो फैसिलिटीज मिलती ही नहीं है। ठीक है, चीज समझ में आई आपको? ओके, तो दोस्तों बेसिकली इनके बीच का तो फिर आपके दिमाग में डिफरेंस भी आ ही चुका होगा। इनके बीच का डिफरेंस क्या होता होगा, सबसे पहले ये गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और ऑर्गेनाइज सेक्टर हमारा आता है, ये गवर्नमेंट, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमारे गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट ये होगा जितनी भी पब्लिक फैसिलिटीज होती है, जितनी भी सारी चीजें होती है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रोवाइड की जाती है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रोवाइड नहीं की जाती। ठीक है, चीज समझ में आई? तीसरा होता है जितनी भी फैसिलिटीज का मतलब जितनी भी इंश्योरेंस होती है, पेंशन होता है। एक एग्जांपल, पेंशन ऑर्गेनाइज सेक्टर में दी जाती है। जॉब का मतलब टेन्योर खत्म होने के, टेन्योर का मतलब हमारी जॉब करने की अवधि खत्म होने के बाद हमें वो दिए जाती है, पेंशन पैसे मिले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं दिए जाते। बेसिकली ऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जांपल में अगर दूं तो हमारे होती है गवर्नमेंट जॉब्स,
यहाँ कर दूं तो अनऑर्गेनाइज्ड कॉलोनीज, ठीक है, अव्यवस्थित कॉलोनीज जो होती है हमारे एग्जाम्पल में इसमें आ जाती है। 4 पॉइंट हो गए, पैर नंबर मिल गए, काम खत्म, ठीक है। तो दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, समझ में आ चुका होगा। अब क्या आपके मन में एक क्वेश्चन नहीं आया कि मतलब सर ये मतलब भाई ये और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्यों है, ये मतलब इनको ये सारी चीजों से वंचित क्यों रहते हैं, इन्हें सारी चीजें मिलती क्यों नहीं है। देखो दोस्तों, इन्हें ये सारी चीजें इसलिए नहीं मिलती क्योंकि मतलब ये लोग अब अपने आप को गवर्नमेंट के खाते में रजिस्टर्ड नहीं करवाते, ठीक है। मतलब देखो एक नई कॉलोनी खुलती है, ठीक है, एक नई सोसाइटी बसी, तो उसके अगले दिन ही उस सोसाइटी का नाम गवर्नमेंट के खाते में रजिस्टर हो जाना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मतलब डरते हैं गवर्नमेंट से कि अगर हमने गवर्नमेंट को बताया कि मतलब गवर्नमेंट के खाते में रजिस्टर किया तो शायद से गवर्नमेंट हमें उठा दे। क्यों उठा दे, गवर्नमेंट क्यों उठाएगी, अगर ये ठीक से रहेंगे तो गवर्नमेंट को क्यों उठाएगी, गवर्नमेंट उनको इसलिए उठाएगी क्योंकि ये झोपड़ियों में रहते हैं, ठीक है। मतलब आपने देखा ही होगा कि मतलब कई कई जगहों में जैसे अरुणा नगर कॉलोनी में अगर जाओ तो वहां से जो एक स्कूल है, स्कूल के वहां से गली जाती है, उस गली से आप अगर जाओ, रोड जाती है, जो रोड के वहां से आप जाओगे तो वहां आपको बहुत सारी झोपड़ियां मिलेगी, बहुत सारे अनऑर्गेनाइज्ड घर मिलेंगे जो कि मतलब जिनके मतलब प्लास्टिक से इनके दीवारें ढक रखी है, ऊपर एक मतलब टीन है, बस उस चीज से उनका घर बन रखा है। तो इसलिए ये जो जितने भी सेक्टर्स होते हैं ना, गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते, तो गवर्नमेंट के जितने भी मतलब जितना भी पानी की फैसिलिटीज, जितनी भी बिजली की फैसिलिटीज, ये सब इनको नहीं मिलती, ठीक है, ये सारी चीजें इनको नहीं मिलती। अब एक चीज देखो, क्या आपके मन में सवाल नहीं आया कि सर ये मतलब भाई ये झोपड़ी में क्यों रहते हैं, ठीक है, ये झोपड़ी में क्यों रहते हैं, ये भाई झोपड़ी में ये इसलिए रहते हैं, ये ऐसे मकानों में इसलिए रहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ही इनको पक्का घर नहीं दिला पा रही है, ठीक है। गवर्नमेंट हमारी पीएम आवासीय योजना है, ठीक है, प्रधानमंत्री आवासीय योजना है, उसके तहत क्या होता है, हर एक इंसान को घर मिलेगा। लेकिन भाई इन लोगों को घर नहीं मिल पाते, क्योंकि यहाँ पे आ जाता है हमारा करप्शन, भ्रष्टाचारी आ जाते हैं यहाँ पे, भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट क्लर्क, भ्रष्ट ऑफिसर क्या करते हैं, इनके घरों को रोक लेते हैं, इनको घर नहीं मिल पाते, ठीक है। ये लोग तो अलग थलग पड़े रह जाते हैं, ये लोग तो झोपड़ी में रह जाते हैं, बाकी जो भी घर मिलते हैं ये लोग आपस में बांट के खा लेते हैं, ठीक है। यही होता है करप्शन, ठीक है। हमारी इंडिया इसलिए बदनाम है, करप्शन है, भ्रष्टाचार है यहाँ पे, ठीक है। चीज समझ में आई। तो दोस्तों समझ में आ गया, आपका डाउट क्लियर हो गया कि क्यों ये झोपड़ी में रहते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जो ये और इसमें एक और चीज होती है कि देखो जितनी ये जो काम करते हैं, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रहने वाले जितने भी लोग काम करते हैं, वो काम भी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता। कौन से काम करते होंगे ये बेसिकली काम करते हैं ठेके वाला काम, दारू की शॉप वाला ठेका नहीं, ठेकेदारी वाला काम। ठेकेदारी मतलब जो हम घर बनाते हैं, घर बनाने में जो मिस्त्री लगते हैं, तो वो मिस्त्री ये बनते हैं, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कुछ लोग मिस्त्री का काम करते हैं, कुछ लोग वर्कर का काम करते हैं, लेबर्स का काम करते हैं, ठीक है। कुछ फैक्ट्री मतलब वही फैक्ट्रीज में जाते हैं वो लोग, कुछ मतलब राशन की शॉप में ऐसी छोटी मोटी दुकानों में लग जाते हैं, ठीक है। तो ये जो लोग होते हैं ना, ये गवर्नमेंट के अंडर नहीं आते। गवर्नमेंट की जितनी भी पेंशन की सुविधा, हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा, जितनी भी फिजिकल जो लाइफ इंश्योरेंस की सुविधा होती है, उन सबसे ये लोग वंचित रहते हैं। इनको सारी चीजें नहीं मिलती, बूढ़े होने के बाद भी इनको पेंशन नहीं मिलता, ठीक है। मतलब हालत भी खराब होगी ना इनकी, तब भी इनको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा इनका, ठीक है। क्यों नहीं होगा, बात वही आ जाती है, गवर्नमेंट का फेलियर आ जाता है इसमें। गवर्नमेंट ने स्कीम्स बना रखी है, सारे मुद्दे बना रखे हैं, लेकिन लोग इसका फायदा उठाएंगे कैसे, जब हमारे इंडिया में क्या है, करप्शन है, ठीक है। हमारे इंडिया में करप्शन है, इसलिए ये जो लोग होते हैं ये लोग अनऑर्गेनाइज्ड ही रह जाते हैं, ठीक है। इनमें से कितने लोग मतलब अब एक चीज देखो, गरीबों के बच्चे इतने होशियार होते हैं, उनमें इतना टैलेंट होता है कि वो मतलब एक अमीर आदमी के बच्चे के टैलेंट को टक्कर दे सकते हैं, लेकिन तब भी इनको एजुकेशन नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती, गवर्नमेंट आ जाती है यहाँ पे। गवर्नमेंट का करप्शन होता है कि बंदा एक गरीब आदमी सोच भी नहीं सकता अपने बेटे को पढ़ाने की, ठीक है, बच्चे को पढ़ाने की, बच्ची को पढ़ाने की सोच भी नहीं सकता, ठीक है। आप सोचते हो भीख मांगना, भाई लोग भीख क्यों नहीं मांगेंगे जब गवर्नमेंट इनको मजबूर करेगी भीख मांगने पे। भाई मानता हूं गवर्नमेंट ने सारी स्कीम्स लॉन्च कर रखी है, जितने भी वादे हैं, पॉलिसी है, सब कुछ लगा रखा है, लेकिन भाई करप्शन भी तो है। गवर्नमेंट उधर क्यों नहीं देख रही है
कि हमारे यहाँ पे भ्रष्टाचार भी तो है, लोगों को सारी चीजें का फायदा मिल ही नहीं रहा है, मिल रहा है तो टाइम लग रहा है, टाइम भी पूरी उम्र बीत जाएगी। देख रहे हो ना चीज होती है, ठीक है। ये जितने भी काम करते हैं वो भी गवर्नमेंट के अंदर नहीं आते। आपको समझ में आ चुका अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच का डिफरेंस भी समझ में आ चुका है, ठीक है। तो ये यहाँ पे चीज खत्म होती है। तो दोस्तों अब ये की जो हमारा लास्ट मुद्दा है, हमारा जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक ये है कि हमारा इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। मैंने पहले ही बताया है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, इन लोगों को ये सारी चीजें, ये सारे लोग अनऑर्गेनाइज क्यों रहते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है, भ्रष्टाचार है, करप्शन है हमारे इंडिया में, ठीक है। इसी चीज की वजह से ये लोग क्या रह जाते हैं, ये लोग अनऑर्गेनाइज्ड ही रह जाते हैं, ठीक है, अछूत के अछूत ही रह जाते हैं, ठीक है, इसी चीज की वजह से रह जाते हैं। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्या हटाना चाहिए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए, करप्शन हटना चाहिए हमारा, ठीक है। ये चीज अगर हट जाए तो ये लोग हमारे अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड होने में इनको देर नहीं लगेगी। दोस्तों एक चीज बताओ, क्या आप में से कितने बच्चे पानी पीने के लिए, हमें पानी भरने के लिए लाइन लगाते हैं, ठीक है। एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर आप जाओगे ना, एक अनऑर्गेनाइज कॉलोनी में अगर जाओगे, ठीक है, वहां पे पानी का टाइम होता है और कभी कभार तो हफ्ते में 2 दिन पानी आता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को जितनी भी सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए वो सारी सर्विस इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स वालों को भी प्रोवाइड करना चाहिए। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, खुद सड़क पे उतरकर इन लोगों को देखना चाहिए कौन कौन अनऑर्गेनाइज्ड है, क्या क्या काम करते हैं, जितने भी काम करते हैं वो सारे गवर्नमेंट के खाते में रजिस्टर्ड होने चाहिए, इन सभी को पेंशन मिलना चाहिए, ठीक है। इसी चीज की वजह से हम इनको इन्हीं कारणों की वजह से, इन्हीं कोशिशों की वजह से हम इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ये लोग मर जाएंगे, इनकी हालत बद से बदतर हो जाएगी। इसका एक क्लियर एग्जांपल हमारे धारावी है। धारावी में क्या दिखता है, एक साइड हमें दिखता है झोपड़ियां, दूसरी तरफ क्या दिखती है, हमारे बिल्डिंग्स दिखती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखती है। एक क्लियर तमाचा है हमारे इंडिया की गवर्नमेंट के ऊपर, हमारे इंडियंस के ऊपर, हमारे ऊपर एक क्लियर तमाचा है, ठीक है। तो दोस्तों हमारी यहाँ पे वीडियो खत्म होती है, ठीक है, हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो चुका है। दोस्तों एक टॉपिक मैं अभी मिस कर रहा था, वही मैं भी सोचा था, मैं कुछ भूल रहा हूं। तो वो टॉपिक हमारे ये है मनरेगा, MG नरेगा, ठीक है। एक टॉपिक आता है कि हम लोगों की, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला टॉपिक भी आता है, मैं मतलब बहुत ही मेन टॉपिक ही भूलने जा रहा था, ठीक है। तो दोस्तों चीज समझते हैं, इसी वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारी जो वीडियो है, मतलब अभी पढ़ने वाले हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म कैसे करें वो भी हम इस चैप्टर में, अभी इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को ही, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है, हिंदी में देखा जाए तो बेरोजगारी, ठीक है। सभी को पता है बेरोजगारी होती है, लेकिन बेरोजगारी होती क्यों है हमारे यहाँ पे, लोग बेरोजगार क्यों रहते हैं, क्यों, क्योंकि लोगों को जॉब्स नहीं मिलती। क्लियर एग्जांपल, ठीक है, क्लियर आंसर, लोगों को जॉब्स नहीं मिलती, लोगों को रोजगार नहीं मिलता, तो वो क्या बन जाते हैं, बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड बन जाते हैं, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट के 2 टाइप होते हैं, जिसमें हम कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। दोस्तों आप सोचोगे कि सर ये तो हमने हमारे 9th क्लास में भी पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था आपने, ठीक है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का आपको मतलब पता ही है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसी बेरोजगारी जो कि सीजन्स में आती है। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं खेती बाड़ी का। दोस्तों चावल की जो फसल होती है, चावल की फसल को उगने के लिए 6 महीने लगते हैं, तो 6 महीने तक उस किसान ने मेहनत करी, हल जोता, सब कुछ करके उसने हमने राशन उसका आ गया, उसकी राइस आ गई, उसने राइस मार्केट में बेच दी, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं आया जितने पैसे में उसका घर चल जाए पूरे 6 महीने तक, उतने उसके पास पैसे नहीं आए। तो वो क्या हो गया, लेकिन उसके पास तो नौकरी ही नहीं है, अगले 6 महीने वो क्या कर पाएगा, अगले 6 महीने वो राइस नहीं होगा पाएगा, क्यों, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं है राइस के बीज खरीदने के लिए, ठीक है। वो क्या बन गया, हमारा बेरोजगार, वो अनएम्प्लॉयड रह गया, जिसे हम क्या कहते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सीजन के लिए वो अनएम्प्लॉयड रहेगा, 6 महीने के लिए उसका रोजगार खत्म। एक और एग्जांपल मैं देख सकता हूं, जैसे हमारे फायर क्रैकर का बिजनेस है। वैसे फायर क्रैकर मानता हूं मैं बैन है, वीडियो पे कॉपीराइट मत डाल देना, ठीक है। फायर क्रैकर का एग्जांपल कैसा हो सकता है, क्या पूरे मतलब दिवाली के टाइम पे ये सारी चीजें बिकती है। ग्रीन फायर क्रैकर की मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ, जो हमारे ग्रीन फायर क्रैकर होते हैं वो बेसिकली दिवाली के टाइम भी बिकते हैं, ठीक है। उससे पहले ना वो बिकते हैं, ना उसके बाद वो बिकते हैं। ये भी एक सीजनल बिजनेस होता है, ठीक है, चीज समझ में आई। और उसके बाद आता है हमारा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट।
डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट होती है जिसमें मतलब लोग चाहिए, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में काम करने के लिए चाहिए लोग 10, लेकिन मालिक क्या कर रहा है, अपना मतलब मालिक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है, और लोगों को लेके आ रहा है। लेकिन भाई चाहिए तो सिर्फ 10 लोग ना, 10 लोग जितना काम करेंगे, अगर वो मैं 15-14 भी लगा दूं ना, ठीक है, वो भी उतना ही काम करेंगे, ठीक है। लेकिन जो बाकी के जो पांच या फिर 4 बंदे, जो 4 वर्कर्स जो आएंगे ना, उनको उनको भाई उनकी जॉब टेम्परेरी नहीं रहेगी, ठीक है। पहले के जो 10 बंदे रहेंगे उनकी जॉब टेम्परेरी रहेगी, उनको पैसा मिलता रहेगा, लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। या तो मालिक इनको निकाल देगा, फिर मालिक इनको पैसे नहीं देगा, ये चीज होती है। इसे हम कहते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। एक आता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको। तो अनएम्प्लॉयमेंट आपने तो पढ़ लिया कि अनएम्प्लॉयमेंट तो क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप्स भी आपने पढ़ लिए। अनएम्प्लॉयमेंट, अब एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, लोगों को रोजगार देने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। देखो सबसे पहले एक चीज होती है, लोगों को रोजगार देने के लिए लोगों का टैलेंट पहचाना चाहिए। एक बंदे का मतलब जैसे एक टैलेंट होता है, जैसे म्यूजिक में उसका टैलेंट है, ठीक है, अगर उसको म्यूजिक में उसको नौकरी मिल जाती है, वो एक प्लेबैक सिंगर या फिर पियानो आर्टिस्ट, गिटारिस्ट बन जाता है, तो उसका आगे बहुत स्कोप है, ठीक है। वो आगे जाके कुछ नौकरी अच्छी खासी कर सकता है, और अच्छे खासे एल्बम्स बना के, अच्छे खासे म्यूजिक देके, अच्छे खासे ट्यून देके वो अच्छे खासे पैसे कमा सकता है। लेकिन बात वहीं पर आ जाती है, अगर उसको नौकरी मिले तो ये जो अगर वर्ड होता है, अगर ये अगर वर्ड हट जाए तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, बस यही चीज होता है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए हम इतना कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए क्या किया है, गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, गारंटी एक्ट, बहुत ही बड़ा नाम है इसका, ठीक है। मग्न रेगा हम जिसे कहते हैं, मग्न रेगा, ठीक है। एमजी नरेगा मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑफ 2005। तो दोस्तों इस एक्ट की जो एक्ट है, बस इतना याद रखना, इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना, और ये एक्ट कब पास होता है ये याद रख लेना, और ये एक्ट है क्या ये भी याद रख लेना, जो कि मैं भी बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो नरेगा का, एमजी नरेगा का मतलब ये होता है, इस एक्ट के तहत क्या हुआ था, इस एक्ट के तहत लोगों को 100 दिन का काम मिलता है, ठीक है। लोगों को 100 दिन का काम मिलता है। वो 100 दिन का काम किसी का भी काम हो सकता है, जैसे कोई लेबर का काम हो गया, कहीं पे खुदाई उदाई करनी हो उसका काम हो गया, ऐसे काम होते हैं जिनके लिए 100 दिन, उनको 100 दिन काम करने का पैसा मिलता है लास्ट में जाके, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट लोगों को इस टाइम पीरियड में लोगों को 100 दिन का काम देती है। काम देने के बाद जब वो काम खत्म हो जाते हैं, 100 दिन पूरे हो जाते हैं, उसके बाद उनको पैसे देने पड़ते हैं। अगर गवर्नमेंट उनको पैसे नहीं देती, और अगर गवर्नमेंट उनको ये काम 100 दिन का काम प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है, तो गवर्नमेंट के ऊपर केस करना बनता है। वो तुम करोगे या मैं करूंगा, ठीक है, यही चीज होती है, ठीक है। चीज समझ में आई। तो नरेगा के, एमजी नरेगा की फुल फॉर्म कब पास हुआ था, ठीक है, और है क्या, ठीक है, ये चीज आप दिमाग में रख लेना। तो दोस्तों बेसिकली चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लोगों को अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं, ठीक है, नए नए एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। जैसे कोई सा भी अपॉर्चुनिटी हो गया कि कहीं भी काम मिल रहा है, तो लोग क्या करते हैं, लोग जाते हैं उस काम मिलने से, उस काम के लिए अट्रैक्ट होते हैं लोग। क्यों? क्योंकि भाई जब बंदा बेरोजगार हो ना, उसको अगर 10,000 की नौकरी मिलेगी ना, तो वो बंदा झक मार के करने जाएगा, ठीक है, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। वो बंदा उसे नौकरी चाहिए, क्योंकि ठीक है, उसे पैसों की जरूरत है, चाहे जितने भी मिले, लेकिन वो पैसे देने जाएगा, ठीक है, वो नौकरी करने जाएगा। चीज समझ में आई आपको? तो दोस्तों बेसिकली हम चैप्टर हमारे यहाँ पे खत्म होता है, कोई टॉपिक नहीं बचा, ठीक है। एक बार अगर कोई बचा हो तो कमेंट में बता देना, कुछ टॉपिक भूल गया हो तो, ठीक है। तो दोस्तों चैप्टर हमारे यहाँ पे खत्म होता है बस। तो फिर ये चैप्टर आपको वीडियो कैसी लगी, हमारा ये जो चैप्टर, ये पार्ट लास्ट पार्ट था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को और भी ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, तो इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, ठीक है, तो इस हमारे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, चिंता मत करो, आगे भी वीडियो निकालता रहूंगा, थोड़ी बहुत लेट होती रहती है, आखिर मैंने कहता हूँ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ठीक है, यही चीज आ जाती है, ठीक है। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, और जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को ऑल पे कर देना, ठीक है, जिससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, उसके लिए बाय बाय।